आज का विषय है हमारा छंद। छंद का सामान्य अर्थ होता है वास्तव में लय का बंधन। बंधन कहें, छंद मतलब बंधन होता है, और वो भी किसका बंधन? लय का बंधन। अगर हम छंद की परिभाषा की बात करें तो यति, गति, तुक, लय, वर्ण या मात्रा के मेल से छंद बनता है। यानी छंद के लिए यति का होना जरूरी है, गति का, तुक का, लय का, वर्ण और मात्रा में से किसी एक का हम गणना करते हैं। ठीक है, तो ये छंद के तत्व हो गए। छंद निर्मित होने के लिए इनका होना जरूरी है। एग्जाम में इनमें से पूछ सकता है कि कौन सा छंद का तत्व है या नहीं है, तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी परिभाषा। दूसरी बात ये कि छंद के लिए इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा है, तो हमने परिभाषा में यहां लिखा है लय का बंधन, यानी लय सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। छंद से एक लय बनती है, रिदम बनती है, संगीत का गुण पैदा होता है, इसीलिए कविता गाई और गुनगुनाई जा सकती है। ठीक है, सबको सही दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही चल रही है वीडियो। ठीक है, तो ये परिभाषा याद रखनी है, ये तत्व याद रखने हैं, और इन तत्वों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? लय। अब इसे जानते हैं, ये क्या होता है? यति का मतलब होता है ठहराव, पल भर के लिए रुकना। जैसे कभी कोई बात कहता है, कुछ शब्द कहता है, तो एक शब्द तक बोलकर उसकी सांसें उखड़ने लगेंगी, उसके बाद उसे नए वाक्य की शब्दों को बोलने के लिए विराम लेना पड़ेगा, और वो विराम इस रूप में लगता है, कॉमा के रूप में, अल्प विराम के रूप में, और फिर वो आगे बात कहता है, फिर दूसरी बात कहता है, फिर रुक जाता है, फिर बोलता है आगे। मान लो दो पंक्ति कही उसने, तो दो पंक्ति के बीच में जो ये कॉमा है, ये बेसिकली कहलाता है क्या? ठहराव, यति, पल भर के लिए रुकना, और आगे जाकर फिर आगे चीजें चलती। तो यति का मतलब हो गया ठहराव। तो हम ये देखेंगे। फिर गति, जब भी छंद पढ़ा जाता है उसमें रुकाव नहीं आता कहीं पर भी। जैसे नदी बहती है तो बीच में हल्का सा पत्थर आएगा तो पानी पल भर के लिए रुकेगा और ऊपर से कूद कर आगे निकल जाएगा, रुकेगा नहीं, मगर गति बनी रहेगी। तो ऐसे ही इस यति से गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक्चुअल में गति पे प्रभाव पड़ता है जब हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। जैसे हम गद्य में है, था, ऐसे लास्ट में लगा देते हैं, ये विराम है पूरी तरह गति पे लगाना। लेकिन गति पे विराम नहीं लगता इसलिए कविता में ये ऐसे वर्ड कभी भी एंड में नहीं आते। कहाँ आएंगे? बीच में आएंगे। जैसे बादल है पागल, हो गया घायल। अब आप देख रहे हैं, घायल हो गया होना चाहिए था, ये लास्ट में आना चाहिए था, बीच में आ गया। बादल पागल है, ये है, लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन बीच में आ गया तो एक रिदम बन गई। इसके कारण भी रिदम बन गई, कहीं रुकाव नहीं है, लगातार चल रही है। तो ये जो लास्ट में ल और ल का एक रिदम मिल रही है, इसको कहते हैं क्या? तुक। हमने कल भी बात की थी शब्द अलंकार में अंत्यानुप्रास के कॉन्सेप्ट में। और लय बनी हुई है, रिदम बनी हुई है। और रिदम क्यों बनी हुई है? क्योंकि एक खास प्रकार के अल्फाबेट क्रम से लगाए गए हैं इसमें। जैसे आप म्यूजिक देखते हैं तो म्यूजिक में कुछ अल्फाबेट्स हैं, ये हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा। लेकिन क्या अगर मैं ये पढ़ना जानता हूं तो संगीत आ गया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये लगे तो हैं, लेकिन इनको क्रम से लगाया जाएगा। कोई किसके साथ जुड़ेगा, कोई किसके साथ, तब इसमें रिदम बनेगी। माधानी ऐसे जोड़ेंगे और इसको वेव्स में पढ़ेंगे, तब ये बनेगा क्या? म्यूजिक। ठीक ऐसे ही छंद में लय का संचार होता है, और इसमें हम या तो वर्णों को गिनते हैं या फिर उनकी मात्राओं को ध्यान में रखकर ये लय बनाते हैं। इसलिए हमारे पास जो छंद हैं वो दो प्रकार के बन जाते हैं, या तो मात्रिक या फिर वर्णिक। दो प्रकार के छंद हैं हमारे पास।
इन मात्रिक छंदों में हम मात्राओं को ध्यान में रखकर लय तय करते हैं, गणना करते हैं। इसमें हम वर्णों को ध्यान में रखकर लय तय करते हैं और गणना करते हैं। ये मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के हैं और वर्णिक छंद भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। वर्णिक में भी ऐसे ही समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषम वर्णिक। सम, अर्ध सम और विषम के आधार पर दोनों के 3-3 भेद किए गए हैं। ये सम, अर्ध सम और विषम क्या है ये भी जान लें। जैसे मान लीजिए दोहा है, 2 पंक्ति का होता है और इसके बीच में ये यति होती है, तो ये पूरी कहलाती है एक पंक्ति। ये भी एक पंक्ति यानी एक पंक्ति। इस पे कॉमा हो गया तो इससे पहला फ्रेज जो है ये क्या कहलाता है? चरण। ये भी हो गया चरण, यानी एक पंक्ति इज इक्वल टू 2 चरण। ठीक है, हमने पढ़ा था चरण शब्द श्लेष अलंकार में, चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर। तो कवि जब चरण धरता है यानी लिखने बैठता है, पूरी पंक्ति भी नहीं लिखता है, तब भी उसे शोर पसंद नहीं, नींद उसे नहीं आती है, वो हमने बात की थी। तो चरण 2 चरण होते हैं एक पंक्ति में, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, 4 चरण हो गए ऐसे। अगर पहले चरण में 10 मात्रा है, दूसरे में भी 10 मात्रा है, तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10, यानी सब में बराबर बराबर है, यानी ये कहें कि 10 10 10 10 पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में ये ऐसी मात्रा है, तो ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा सम का कॉन्सेप्ट, समान है सब में। अगर यहां 10 है, यहां 12 है, यहां 10 है, यहां 12 है, यानी 2 में सेम है, 2 में इधर सेम है, आधे में सेम है, आधे में नहीं है, यानी 10 12 10 12 ऐसा कॉन्सेप्ट हो। आधा होने के कारण ये हो जाएगा अर्ध सम। लेकिन कहीं 10 हो, कहीं 12 हो, कहीं 16 हो, कहीं कुछ हो, अलग अलग है। अब मेल नहीं हो रहा कि आधे आधे भी मेल कर जाए, तो कहीं 10 हो गया, कहीं 12 हो गया, कहीं 16 हो गया, फिर कहीं 12 आ गया, ये कहलाएगा क्या? विषम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर हम किसी छंद की पहचान करेंगे तो इस आधार पे करेंगे कि वो पहले छंद सममात्रिक है या समवर्णिक है या अर्धसम है या फिर विषम है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। आपसे जनरल क्वेश्चन कर लेता है, दोहा कैसा छंद है? ऑप्शन में सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक, समवर्णिक। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो ध्यान देना पड़ेगा कि वो मात्रिक छंद है कि वर्णिक। तो पता लगा मात्रिक है, तो ये आंसर तो हो गया गलत। अब इन तीनों में कौन सा है, तो आपको यहां जाके देखना पड़ेगा दोहे के पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण की मात्राओं का रूप कैसा है। तो आप देखेंगे कि अभी जब हम पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे उसमें कि सारी मात्राएं बराबर हैं क्या? नहीं, सममात्रिक नहीं है वो। क्या सारी अलग अलग हैं? ये भी नहीं है। आधी सेम है और आधी सेम नहीं है, तो वो कैसा हुआ? अर्ध सममात्रिक छंद हुआ।